ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज रिंकी सिंह और आज जो आप चैप्टर पढ़ेंगे वो क्लास 7 का चैप्टर 9 पढ़ने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है सॉइल। तो ये जो चैप्टर है वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, ध्यान रखना है आपको। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसके कंटेंट देख लेते हैं कि आज की क्लास में हम कौन कौन से कंटेंट को कंप्लीट करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, सॉइल का इंट्रोडक्शन देखेंगे, चैप्टर के बारे में जानेंगे। सॉइल फॉर्मेशन यानी कि मिट्टी की जो बनावट है, जो सॉइल आपकी मिट्टी बनी है वो किस प्रकार से बनी है, उसमें कौन कौन से रॉक पार्टिकल्स या कौन कौन सी लेयर्स पाई जाती है, ये हम देखेंगे। हम देखेंगे सॉइल प्रोफाइल देखेंगे, रॉक्स मतलब लेयर्स देखेंगे। ओके, तो ये 3 कंटेंट आज हम इस चैप्टर में कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए, जहां पर बात सॉइल की आ रही है तो सॉइल में सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये समझना है कि अगर आप सर्वाइव कर पा रहे हैं, अगर आप अभी जीवित हैं बिकॉज ऑफ सॉइल, व्हाट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, बट सॉइल इज द ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? देखिए, आपके खाने पीने ओढ़ने से लेकर सारी चीजें कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड करती है मिट्टियों से। देखिए, अगर मिट्टी की बात हम कर रहे हैं तो मिट्टी में सबसे पहले हम जो सॉइल की बात कर रहे हैं, तो सॉइल में आप देखते हैं कि बरसात के टाइम बरसाती दौर में क्या होता है, जब बरसात हो जाती है उसके बाद मीठी मीठी खुशबू आती है, महक आती है, किसकी? एक मिट्टी की, सॉइल की महक आती है। और मिट्टी से, रेत से हम किले वगैरह बनाते हैं जब बीच वगैरह पे जाते हैं, तो मिट्टी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन और अगर हम बात करें कि क्या मिट्टी के बिना, क्या सॉइल के बिना हमारी लाइफ सर्वाइव कर सकती है, तो आंसर होगा नो। मिट्टी के बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते। आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सॉइल पर ही निर्भर होते हैं। जैसे हम प्लांट बोल सकते हैं ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम प्लांट पर निर्भर हैं, वैसे ही हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मिट्टी पर निर्भर है। क्योंकि पौधा किस में उग रहा है? मिट्टी में उग रहा है, एक सॉइल में उगता है। तो हम कोई भी, आप XYZ अपने सराउंडिंग की कोई भी चीजें ले लें, जैसे कि मैंने कुरकुरा का पैकेट लिया, तो कुरकुरे के पैकेट, कुरकुरा किससे बना? मसालों से बना, ठीक है, मसालों से बना, आटा मैदा जो भी लगता है उस चीज से बना। तो वो चीज कहाँ से आई? पौधों से आई। और पौधा किसमें उर्वरक करता है, किसमें उगता है पौधा? पौधा उगता है मिट्टी में, सॉइल में उगता है। आप कोई और अपने कपड़े का एग्जाम्पल ले लीजिए। मैंने अभी कपड़ा पहन रखा है, ये कॉटन का। अब ये कॉटन का कपड़ा बनाने के लिए कॉटन कहाँ से आया? कॉटन प्लांट से आया। और कॉटन प्लांट कहाँ उगा? वो मिट्टी में उगा, सॉइल में उगा। तो इस तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वे का भी एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। सपोज कीजिए ऊनी वस्त्र है, ऊनी वस्त्र में हमने ले लिया या सिल्क का क्लॉथ ले सकते हो या ऊनी ले सकते हो। तो ऊनी वस्त्र में आप कहाँ से लेते हैं? एक आप भेड़ होती है, भेड़ के बाल से एक ऊनी यानी वुलन क्लॉथ बनता है, ठीक है, शिप के बालों से वुलन क्लॉथ बनता है। तो शिप भी तो कुछ ना कुछ खाता है, तो वो खाता है, तो खाने का डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहाँ, अगर वो खाएगा नहीं तो इतना कैपेबल नहीं होगा कि उसके बाल आए या वो ग्रोथ करे। और वो ग्रोथ नहीं करेगा, कैपेबिलिटी नहीं रखेगा, तो हम ऊनी वस्त्र नहीं पहन पाएंगे। तो आप ये देखें, आप संसार में खाने से लेके, ओढ़ने से लेकर, पहनने से लेके, आप कोई भी चीज आप लें, या आप अपने घर की बात करें। चलिए आप एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमारा घर किससे बना है? ईंटों से बना है। कई सारे घर ऐसे भी होते हैं जो लकड़ियों से बनते हैं, ठीक है, कई सारे घर लकड़ियों से बनते हैं, कई सारे घर आपके ईंटों से बनते हैं। तो ईंट किससे होता है? मिट्टी ही तो है, वो मड है, वो सॉइल है, रेड सॉइल। हम पढ़ने वाले हैं सारे, इसमें कौन कौन से सॉइल उपलब्ध होते हैं। तो मिट्टी से ईंट रेडी हुई है और ईंट से हमारा पूरा मकान बना है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर हम लकड़ी के घर की बात करें तो लकड़ी कहाँ से हुई है? पेड़ से प्राप्त हुई है। पेड़ कहाँ पे उगता है? मिट्टी में उगता है। तो आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर निर्भर होते हैं? मिट्टी पर, यानी कि सॉइल पर निर्भर होते हैं। सॉइल के बिना आप अपनी लाइफ को सरवाइव नहीं कर सकते। इसीलिए कि हमें हर रिसोर्सेज जो होते हैं उनका इस्तेमाल सही से करना चाहिए। बहुत सॉइल इरोजन्स वगैरह भी होते हैं, मिट्टी का नुकसान भी कई प्रकार से किया जाता है, बट ये उसका चैप्टर नहीं है, हम फर्दर चैप्टर में उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, हमने इंट्रोडक्शन को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सॉइल फॉर्मेशन की। अब सॉइल फॉर्मेशन होता क्या है? सॉइल फॉर्मेशन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। अब वेदरिंग क्या होता है? वेदरिंग वो प्रोसेस होता है, देखिए हम किस पर है, सॉइल फॉर्मेशन पे, ये समझा रही हूँ मैं, ध्यान रखना, फिर हम इसके फर्दर डिवीजन देखेंगे। तो वेदरिंग क्या होता है? वेदरिंग वो प्रोसेस होता है, देखिए वेदरिंग में अगर 2-3 मैं एग्जाम्पल लूँ तो हवा, सूर्य की रोशनी, बरसात होना,
ठीक है, या हिम पड़ना, दैट मीन्स जो बर्फ के गोले पड़ते हैं, ओले पड़ना, तो ये क्या है, वेदरिंग है। तो वेदरिंग द्वारा सॉइल फॉर्मेशन होता है। मिट्टी, देखिए अगर आप सालों पुरानी, 1000 साल या लाखों साल पुराने पहले की बात करें तो पहले क्या हुआ करती थी, मिट्टी नहीं हुआ करती थी, चट्टानें हुआ करती थी। देखिए अगर मैं एक तरफ पत्थर ले रही हूँ, चट्टान मतलब पत्थर ले रही हूँ, और एक तरफ मिट्टी ले रही हूँ, तो इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन उसी पत्थर को मैं अगर हथौड़े से हैमर से क्रैक कर दूं तो वो क्या होगा, पहले तो वो एक छोटे छोटे पत्थर में टुकड़े हो जाएंगे, फिर मैं और उसको कूटती जाऊं और उसको ठोकती जाऊं तो धीरे 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 करके मिट्टी बन जाएगा। तो पहले के टाइम पे अगर हम हजारों साल पहले की ओर जाएं, और एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ध्यान ये रखनी है कि कभी भी मिट्टी बनने का प्रोसेस जो है वो 1-2 दिन का प्रोसेस नहीं होता, ना ही 1 महीने का प्रोसेस होता है, इसमें बहुत ही लंबा समय लगता है। इट टेक टू मच टाइम, ध्यान रखना है आपको। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, सॉइल फॉर्मेशन। और सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है, वेदरिंग से होता है। वेदरिंग क्या होता है, हवा का प्रभाव पड़ना, वायु का प्रभाव, सॉरी हवा वायु हुई है, और आपके बारिश का प्रभाव पड़ना, बर्फ का प्रभाव पड़ना, तो इस प्रकार सूर्य का प्रभाव पड़ना, ये जो प्रभाव पड़ते हैं एक रॉक यानी कि चट्टान पर जो प्रभाव पड़ते हैं तो इस पे वो डगमगा जाता है और वो मिट्टी का रूप ले लेता है। अब आप बोलोगे मैम ऐसे कैसे हो जाएगा, देखिए हम एक ह्यूमन बीइंग हैं, हम ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, अगर यहाँ धूप लग रही है तो हम छाँव में चले जाएंगे, अगर हमें यहाँ ठंड लग रही है तो हम गर्मी में चल जाएंगे, हीटर वीटर जला लेंगे, बरसात हो रही है तो प्रोटेक्शन कर लेंगे, ज़्यादा ठंड लग रही है तो स्वेटर पहन लेंगे। हम अपने शरीर को अपने हिसाब से क्लाइमेट देते रहते हैं, है ना, टेम्परेचर उसी को उस हिसाब से प्रोवाइड करते रहते हैं, सूटेबल टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। लेकिन आप देखें कि अगर हम खुद अपने आप को एक जगह पर स्थिर कर लें और वहाँ पे लगातार बरसात हो रही है, लगातार कभी ठंड आ रही है, कभी धूप हो रही है, कभी गर्मी हो रही है, तो ऐसे में क्या आप अपने शरीर की कैपेबिलिटी रख पाएंगे, एक तरह से आप पूरी तरीके से कमज़ोर होते जाएंगे। तो वही काम होता है बस जब लाखों साल पहले चट्टानें हुआ करती थी, उस टाइम पे क्या हुआ करता था कि चट्टानें जो है वो वेदर के प्रभाव पे, कभी धूप की रोशनी आना, कभी बरसात होना, कभी ओले पड़ना, कभी हवा का प्रभाव पड़ना, कभी तूफान आना, तो ऐसे में वो एक चट्टान क्या हो गई, मॉइस्ट होते गई, मतलब वो टूटती गई, खंडित होती गई। वही हम पढ़ने वाले हैं, वही हम पढ़ने वाले हैं कि फिजिकल कंपोनेंट द्वारा कैसे एक चट्टान अलग होती है और बायोलॉजिकल कंपोनेंट द्वारा कैसे एक चट्टान मिट्टी बनती है। हम मिट्टी बनने का प्रोसेस ही इसमें जान रहे हैं। ध्यान रखना है आपको कि ये जो प्रोसेस है, सॉइल फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया थ्रू द वेदरिंग, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि इसके 2 तरीके होते हैं कि एक चट्टान को मिट्टी के रूप में कैसे लाया जाए। पहले हम पढ़ते हैं फिजिकल कंपोनेंट। फिजिकल कंपोनेंट में क्या क्या आता है, रेन, बरसात, विंड, हवा और आपका टेम्परेचर यानी कि तापमान। तो ये 3 प्रभाव के द्वारा एक चट्टान मिट्टी बन पाती है। एक चट्टान क्या बन पाती है, मिट्टी बन पाती है। अब वो कैसे बन पाती है, अब देखिए अगर हम बरसात की बात करें तो चट्टान में जब बरसाती दौर में बरसात आते हैं तो चट्टानों की जो दरारें होती है, चट्टानों की जो दरारें होती है उसमें पानी भर जाता है। पानी भरने के बाद जब ठंड का मौसम आता है तो वही पानी जो है वो क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, जम जाता है, और जमने के बाद वो एक्सपेंड होने लगता है। एक्सपेंड मतलब जब बर्फ जम जाती है तो वो कठोर हो जाती है ना, कठोर हो जाती है, वैसे एक्सपेंड होता है और वो दरारें ज़्यादा से ज़्यादा होने लगती है, ठीक है। तो रेन के वजह से इस तरीके से चट्टान थोड़ी सी मॉइस्ट होने लगती है, क्रैक होने लगती है, आप इस तरीके से बोल सकते हो। देखिए मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपने एक पानी की बोतल एक चट्टान पे डाली और चट्टान पिघल गई, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। हम लाखों साल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, 1 या 2 दिन की बातें नहीं हो रही है कि एक दिन बरसात आई और चट्टान पिघल के सॉइल यानी मिट्टी बन गई, ऐसा नहीं होगा। होगा ये कि जब लगातार बारिश का प्रभाव पड़ रहा है, लाखों साल तक बारिश का प्रभाव पड़ रहा है, तब तो वो कहीं ना कहीं से क्रैक होगी, कहीं ना कहीं से टूटेगी, कहीं ना कहीं से पिघलेगी, है ना। तो यहाँ पे लाखों साल की बात हो रही, इसको ध्यान में रखते हुए चलना है आप सभी को। अब यहाँ पे हम विंड की बात करते हैं, हवा का प्रभाव। हवा के प्रभाव आपको पता है, तूफानी दौर पे हवा का प्रभाव आता है, कहीं साइक्लिंग दौर पे हवा का प्रभाव आता है, देखा है ना आपने पढ़ा होगा क्लाइमेट को लेके, मैंने चैप्टर पढ़ाए हैं आप सभी को। तो क्या बोला जा रहा है इसके अंदर, जब हवा का प्रभाव, कई भारी प्रभाव आता है हवा का, तब भी कहीं ना कहीं चट्टान क्रैक होने लगती है।
मैंने क्या बोला कि अगर एक चट्टान है, एक पत्थर है, उस पर सारे प्रभाव पड़ रहे हैं, हवा भी आ रही है, उस पर बरसात भी हो रही है, और उस पर आप कभी ठंडा क्लाइमेट आ रहा है, कभी उसका गर्म क्लाइमेट आ रहा है, तो वो इस तरीके से क्या हो जाएगी, कमज़ोर होती जाएगी। और कमज़ोर होती जाएगी तो क्या हो जाएगी, क्रैक होती जाएगी। और क्रैक होती जाएगी तो वो टूटती 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 फॉर्म में क्या हो जाएगी, मिट्टी बन जाएगी। देखिए एक एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज कीजिए, चलिए ले लेते हैं। सपोज कीजिए ये आपकी एक ईंट है, ठीक है। ईंट को मैंने अगर यहाँ से ऐसे फेंका तो इसको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। चल सपोज कीजिए कांच की प्लेट है या कांच का कोई ऑब्जेक्ट है, शीशे का ऑब्जेक्ट है, मैंने यहाँ से यहाँ तक फेंका तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैंने इसको यहाँ से फेंका तब भी ज़्यादा शायद कुछ नहीं पड़ेगा। मैंने इसको इतने ऊपर से फेंका तब 2 टुकड़े हो जाएंगे, और मैंने और ऊपर से फेंका तो शायद 4 टुकड़े हो जाएंगे, है ना। और मैं अगर इसको बहुत हिमालय की चोटी जितने ऊपर से फेंकूंगी तो ये चकनाचूर हो जाएगा। तो आप समझ रहे हो, जब चट्टान टूट रही है और वो गिर के नीचे की ओर आती है तो वो जितनी ऊपर से गिरेगी, जितनी ऊंचाई से गिरेगी, उतनी ही ज्यादा टूटती जाएगी, टूटती जाएगी, टूटती जाएगी। एग्जाम्पल ध्यान से समझना है आपको। थोड़ी ऊपर से फेंका तो 2 टुकड़े होंगे या 4 टुकड़े होंगे, लेकिन अगर ज्यादा ऊपर से फेंका है तब वो चट्टान मिट्टी फॉर्म में आ जाएगी। ध्यान रखना आप सभी को, ठीक है। तो हमने क्या देखा, विंड के यानी कि हवा के प्रभाव से भी चट्टान जो है मिट्टी का रूप ले सकती है, सॉइल का रूप ले सकती है। अब हम बात करें टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर की जहां बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर क्या है, आपका तापमान। आप देखते हो कि देखिए सुबह सुबह आपको क्या लगती है, ठंडी ठंडी हवा चलती है, होता है ना। उस वक्त दोपहर तक आते आते आपको गर्मी महसूस हो जाती है। अभी के सीजन की बात कर लीजिए आप, अभी का सीजन देख लीजिए, फिर रात होते होते फिर ठंडा माहौल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर का बदलाव हो रहा है। सुबह का टेम्परेचर कैसा था, कोल्ड था, हवादार था, ठीक है। फिर दोपहर में गर्माहट हुई, फिर रात में फिर थोड़ी ठंडक हो गई। तो टेम्परेचर के प्रभाव भी जब चट्टान में पड़ते हैं तब भी चट्टान क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। और जो इतने फर्दर हम डिवीजन देख चुके, तो इसमें इतना तो जान चुके हैं कि उसने मिट्टी का रूप लेना शुरू कर दिया। जब ये सारे प्रभाव पड़े तो वो क्या बन गई, छोटे छोटे कण में टूटना शुरू कर दिया उसने। अब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल कंपोनेंट में क्या क्या आते हैं। बायोलॉजिकल कंपोनेंट में आते हैं प्लांट और एनिमल माइक्रोब्स। अब प्लांट और एनिमल माइक्रोब्स कैसे मिट्टी को क्या पोषण प्रदान करते हैं, क्या मिट्टी कैसे, देखिए अगर मैं मिट्टी की बात कर रही हूँ तो मिट्टी मतलब सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे पत्थर नहीं होता। मिट्टी का मतलब होता है कि उसमें ह्यूमस की मात्रा भी होनी चाहिए। आई होप मैंने आप सभी को प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया है ह्यूमस क्या होता है। अगर मैं 1 वर्ड में कहूँ ह्यूमस के बारे में तो ह्यूमस का मतलब होता है डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल। सड़े गले पदार्थ जो होते हैं पौधे के या जानवरों के, उसको ह्यूमस कहा जाता है। और ह्यूमस जैसे हमारे शरीर में न्यूट्रिशन की जब जरूरत होती है, हमें शक्ति चाहिए होती है, एक एनर्जी चाहिए होती है, हमारे शरीर में न्यूट्रिशन चाहिए होता है, वैसे ही मिट्टी को न्यूट्रिशन किससे मिलता है, मिट्टी को उपजाऊपन किससे मिलता है, फर्टिलिटी किससे मिलती है, ह्यूमस से मिलती है। तो ये 2 चीजें मैंने यहाँ पे बायोलॉजिकल कंपोनेंट बताया है कि वही काम कर रही है। वो क्या दे रही है, मिट्टी को ह्यूमस दे रही है। मिट्टी सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं होता, मिट्टी के अंदर ह्यूमस की मात्रा होती है, सड़े गले पदार्थ होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत कुछ होता है मिट्टी के अंदर, तभी उसके अंदर आप पौधा उगा पाते हैं। अगर ये सारी चीजें नहीं होगी ना तो मिट्टी को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा और मिट्टी के अंदर पौधा, कोई भी प्रकार का पौधा नहीं उग सकता, ठीक है। तो आप क्या है, प्लांट की जड़ें जो होती है, पौधे की जो जड़ें होती है, पहले तो वो क्रैकिंग का काम कर देती है। जब फैलाव हो रहा है अंदर की ओर तो क्रैक कर देती है। कई प्रकार से ह्यूमस, माइक्रोब्स, ये सारी चीज़ें भी वो न्यूट्रिशन गेन करती है और उसको क्या है, एक सस्टेनेबल एक इन्वायरमेंट प्रदान करती है और ह्यूमस वगैरह देती है, ठीक है। एनिमल एंड माइक्रोब की बात करें तो लिचन, फॉन्स, ये कुछ छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं जो कि मिट्टी को उपजाऊपन देने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मिट्टी को उपजाऊपन देना मतलब ह्यूमस प्रदान करना, या उसमें क्रैक में भी ये मदद करते हैं, ध्यान रखना है। तो मिट्टी के अंदर छोटे छोटे जानवर यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं जो कि मिट्टी को कई प्रकार से ह्यूमस की मात्रा प्रोवाइड करवाते हैं और मिट्टी उपजाऊ बन पाती है ताकि उसमें कोई भी पौधा उगाया जा सके आसानी से। अब हमारा नेक्स्ट कंटेंट क्या है, सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल का मतलब क्या है, देखिए अभी यहाँ पे मैं आपको रब करके एक सॉइल प्रोफाइल का स्ट्रक्चर बना के दिखा देती हूँ, फिर आपको ये फर्दर जो डिवीजन है समझना ईजी हो जाएगा। तो देख लेते हैं।
यहाँ पर हम देख लेते हैं कि सॉइल प्रोफाइल क्या होती है। देखिए, सॉइल प्रोफाइल का मतलब होता है लेयर ऑफ सॉइल। सॉइल की कौन कौन सी लेयर होती है। देखिए, आप कभी भी मोटर वगैरह आपका लगवाया जाता है जब घरों में, तो आप देखते हो कि पानी को लेने के लिए हमें अंदर तक खोदना होता है। तो ये जो सॉइल की लेयर होती है, अगर आप ऊपरी सॉइल लेकर देखें, जहाँ पे भी पौधा आपको दिख रहा है वहाँ की आप मिट्टी लेके देखें, और फर्दर 1 से 2 किलोमीटर उसको खोदने के बाद की मिट्टी लेके देखें, उनमें जमीन आसमान का फर्क होता है। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताती हूँ सॉइल की कौन कौन सी लेयर मौजूद होती है। वैसे मेन तो 3 लेयर होती है, बट 4 का यहाँ पर मेंशन है। तो ए हॉरिजन्स, ध्यान रखना, अभी मैं यहाँ पे भी समझाऊंगी। इसके सेकंड नेम भी यहाँ पे मैंने मेंशन किए, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ए हॉरिजन्स, जिसको कि टॉप सॉइल लेयर भी बोलते हैं। टॉप सॉइल लेयर मतलब सबसे ऊपरी परत। ये वाली परत क्या है आपकी, ए हॉरिजन है, जो कि टॉप सॉइल लेयर का कहलाती है। फिर हम बात करते हैं बी हॉरिजन, या हॉरिजन बी भी बोल सकते हो आप। बी हॉरिजन को सब सॉइल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सब सॉइल भी कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं नीचे की सी हॉरिजन, जिसको कि पेरेंट सॉइल लेयर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेरेंट सॉइल लेयर। यहाँ तो ए बी सी डी है, कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ अगर सेकंड नेम जो अगर आता है, अगर आपसे कोई बोले टॉप सॉइल लेयर, तो आपको समझ जाना है कि हम ए हॉरिजन की बात कर रहे हैं। अगर बात हुई बी हॉरिजन, मतलब आपको कोई बोले सब सॉइल, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे बी हॉरिजन की बात हो रही है। तो इनके जो सेकंड नेम है इनको ध्यान रखना है। और सी हॉरिजन को पेरेंट सॉइल लेयर बोलते हैं, एंड डी हॉरिजन को बेड रॉक कहा जाता है, बेड रॉक। ओके, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इसका क्या टेक्सचर होता है, किस प्रकार की होती है। अगर मैं टॉप सॉइल की बात करूँ तो आप सभी फैमिलियर हैं टॉप सॉइल से। ठीक है, ये बहुत ही इजी है। ऊपरी की जो लेयर है उसको टॉप सॉइल लेयर बोलते हैं। अब इसकी काबिलियत क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट कि इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, देखिए वाटर होल्डिंग की जहाँ बात आ रही है वहाँ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने एक रेत लिया या एक पत्थर लिया, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर ऊपरी जिसमें अब क्या उगता है, पौधा उगता है, वो वाली मिट्टी ली। मैं पानी डालूंगी तो कौन सी मिट्टी पानी को अच्छे से सोख पाएगी, ऑब्जर्व कर पाएगी। कौन सी मिट्टी कर पाएगी, टॉप सॉइल लेयर वाली मिट्टी कर पाएगी। आपकी रॉक पार्टिकल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो तो पत्थर है, वो कहाँ से ऑब्जर्व करेगा, है ना। तो टॉप सॉइल लेयर में क्या मेन इंपॉर्टेंट है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। इसका कलर डार्क होता है, डार्केस्ट कलर की होती है। क्यों डार्क कलर की होती है, क्योंकि उसमें ह्यूमस की मात्रा होती है। अभी मैंने आपको ह्यूमस बताया। ह्यूमस क्या होता है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो ह्यूमस कहलाते हैं, मतलब सड़े गले पदार्थ। क्योंकि मिट्टी को मैंने क्या कहा था, ह्यूमस का मतलब है कि मिट्टी को उपजाऊ देता है ह्यूमस, और मिट्टी को पहली वाली लेयर को ही उपजाऊपन की जरूरत होती है। देखिए, अगर आप एक पौधा उगाना चाहते हैं और आपने इस वाली लेयर की मिट्टी ना लेकर नीचे वाली लेयर की मिट्टी ली, तो उसमें उतना ह्यूमस की मात्रा नहीं हो गई और ना ही उसमें पौधा अच्छे से उग पाएगा। इस वाली लेयर में हम खेती करते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें ह्यूमस की मात्रा होती है, इसका डार्क कलर होता है। ओके, और इसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। तो ये उसकी एबिलिटी है कि ये चीजें उसमें पाई जाती है। आई होप आपको ए हॉरिजन क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं बी हॉरिजन की। तो बी हॉरिजन की बात करें तो इसका कलर कुछ रेड और कुछ ग्रे कलर का होता है। अच्छा, ग्रे कलर का इसका कलर क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर मिनरल की मात्रा होती है। ओके, इसके अंदर कौन सी मात्रा होती है, मिनरल की मात्रा होती है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड थोड़े कम मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें भी होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, ध्यान रखना, ह्यूमस की मात्रा इसमें भी होती है और इसमें भी ह्यूमस की मात्रा होती है, लेकिन कम होती है। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर पूरी मिट्टी है, छोटे छोटे दाने मिट्टी के, लेकिन यहाँ पे छोटे छोटे कंकड़ भी आ गए साथ में। ठीक है, छोटे छोटे कंकड़, पत्थर का जो सिनेरियो है वो चलना शुरू हो गया। ध्यान रखना, यहाँ पे छोटे पत्थर, यहाँ बड़े पत्थर, यहाँ पे तो पूरा पूरा चट्टान वाले पत्थर ही आ गए। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, इसका कलर ग्रे कलर का होता है। ओके, रेड भी कलर का होता है। और ग्रे क्यों होता है, क्योंकि इसमें मिनरल की मात्रा होती है, ऑक्साइड भी होता है, ध्यान रखना है। इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड कम मात्रा में होते हैं, और इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी थोड़ी कम होती है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि वो टॉप मोस्ट लेयर है, वो तो सबसे परफेक्ट है खेती करने के लिए, प्लांट उगाने के लिए। इसमें थोड़ी थोड़ी कमता आनी शुरू हो जाएगी। आई होप आपको ये बी हॉरिजन क्लियर होगा। अब हम सी हॉरिजन की बात करें, यहाँ पे आपको दिख ही रहा है, क्या दिख रहा है आपको, हाँ एक चीज और, इसके अंदर बरसाती दौर का जो पानी आता है ना, वो इस वाली लेयर में इकट्ठा होता है हमारा। ठीक है, नीचे नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पे तो पत्थर है।
मैंने क्या बोला अभी थोड़ी देर पहले, मैंने एग्जांपल क्या दिया, अगर मैं पत्थर में पानी डालूं और मिट्टी में पानी डालूं तो कौन ज्यादा मिट्टी पानी को सोखेगा? मिट्टी सोखेगी, पत्थर तो सोख ही नहीं सकता, पत्थर से तो पानी फिसल जाएगा। तो इसमें जहाँ पे पत्थर इकट्ठे हो जाते हैं तो जो पानी को, रेनी वाटर जो आपका होता है, बरसाती तौर पर जो पानी होता है वो यहाँ पर होल्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे भी आता है लेकिन कम मात्रा में आता है, और यहाँ पे तो आता ही नहीं है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे बड़ी बड़ी चट्टानें होती है, वहां तक तो आपने कभी खोदा भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ की जब बात हो रही है तो यहाँ पे पत्थर की मात्रा होती है, बहुत ही लैक अमाउंट में वाटर होता है, बहुत ही कम मात्रा में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ही कम मात्रा में होता है। यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है, बस आपने एक को समझ लिया ना, उसकी कैपेबिलिटी कम करते जाओ, बस उसकी कैपेबिलिटी कम करते जानी है। यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा थे, यहाँ कम थे, यहाँ उससे भी कम है, और यहाँ तो है ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। तो आपको ध्यान ही रखना है, इसमें बड़े बड़े पत्थर होते हैं, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते, यानी कि ना मात्रा में होते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी इसमें नहीं होती, ठीक है। अब हम बात करते हैं डी हॉरिजन की, यानी कि रॉक पार्टिकल्स की। तो ये तो आपको कुछ समझना ही नहीं है, इसको बेड रॉक कहा जाता है, और बड़े बड़ी चट्टानें होती है, इसमें आपकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी नहीं होती, ऑर्गेनिक कंपाउंड भी नहीं होता, मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको बड़े बड़े चट्टानों वाले पत्थर नजर आएंगे बस, ठीक है। तो ये आपकी सॉइल की लेयर होती है, ओके, आई होप आपको क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं सॉइल कंपोजिशन की। कंपोजिशन का मतलब कि मिट्टी आखिर किस किस चीज से मिलके बनी है, मिट्टी में है क्या, सिर्फ चट्टान टूट के मिट्टी तो बन नहीं गई। मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में कि मिट्टी के अंदर भी बहुत सारी चीजें पाई जाती है, ध्यान रखना है आपको। देखिए, हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हवा की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो मैंने क्या बताया, मिट्टी के अंदर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव होते हैं, तो उन्हें भी क्या चाहिए होती है, हवा चाहिए होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि मिट्टी में, अगर आपसे क्वेश्चन बनता है, इसका कई बार क्वेश्चन भी आता है कि हाउ व्हाट कंपोजिशन मिट्टी सॉइल इनटेक, तो कौन कौन से कंपोजिशन होते हैं मिट्टी के अंदर, ध्यान रखना है, या किस किस चीज से मिलके मिट्टी बनी होती है। तो मिनरल से मिलके, मतलब मिनरल की मात्रा मिट्टी में मौजूद होती है, ह्यूमस की मात्रा होती है, सारी चीजें मैं बता चुकी हूँ अभी थोड़ी देर पहले। ह्यूमस की मात्रा होती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मिट्टी में सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं, वाटर भी होता है, पानी की मात्रा भी होती है, और एयर यानी कि हवा की मात्रा भी मिट्टी के अंदर होती है। तो ये सारे कंपोजिशंस होते हैं मिट्टी के अंदर। इसके साथ आपका पूरा ये कंटेंट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट कंटेंट में हम इसके आगे का समझेंगे कि कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है पूरे संसार में।